Good morning, students. Welcome to the online classes of Experience Coaching Hub, and I'm your science and mathematics teacher उत्कर्ष गोस्वामी. आज हम चैप्टर 1 क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 का सेशन नंबर 3 करने जा रहे हैं. हमने पिछली क्लासेस में 2 सेशंस कंप्लीट किए हैं. सेशन 1 में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जाना था. सेशन 2 में हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था कि कैसे केमिकल इक्वेशंस बैलेंस होती हैं, और मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था. तो जिन स्टूडेंट्स ने सेशन 2 अपलोड नहीं किया था तो उनकी क्लास इस सेशन के बाद मैं लूँगा, और जो ये सेशंस यूट्यूब में देख रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों सेशंस के मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ पर जाके आप सेशंस को देख सकते हैं. जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पे तो दोनों सेशंस अवेलेबल होंगे, तो उन सेशंस को आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं. ओके, तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे उनका कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा, और हम फिर सेशन 2 स्टार्ट करेंगे सेशन 3 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा चैप्टर 1 है साइंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके, उससे पहले मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें. ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बैलेंस करने का तरीका बताया था कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, कैसे केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं. तो बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंसिंग में होता क्या है कि हम बस रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, अभिकारकों के और उत्पादों के हम एटम्स को चेक करते हैं. अगर एटम्स का नंबर बैलेंस है तो इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है. जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, NaCl AgNO3 क्या बना रहा है? AgCl NaNO3. ओके, तो सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके AgCl प्लस NaNO3 फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है. दोनों तरफ आप देखिए सोडियम के एटम्स को देखिए. सबसे पहले सोडियम के एटम्स क्या हैं? सेम है. अर्जेंटम यानी हमारा जो सिल्वर है उसके एटम्स भी सेम है, 1 और 1 है. क्लोरीन भी 1 है और ऑक्सीजन भी 3 है. तो NaCl और AgNO3 की जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, हमें किन इक्वेशंस को बैलेंस करना है? A, B और D को, जिसमें से मैंने B का सॉल्यूशन आपको पिछले सेशन में, हमारा जो सेशन 2 था उसमें मैंने आपको B का ही एग्जांपल लेके पूरा बैलेंस करने का तरीका समझाया था. ओके, अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस को. तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं. 1 मिनट. यस, ओके, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस. क्या बना रहा है? CaNO3 होल ट्वाइस. तो HNO3 हमारा जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है? किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक्ट लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसके साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है? CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O. ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे यहाँ पर. तो देखो बैलेंसिंग में मैंने आपको क्या बताया था. ओके, 1 मिनट, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है. ओके, तो हमारा HNO3 जो है वो CaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन करके CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O फॉर्म कर रहा है. देखिए सबसे पहले मैंने रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका क्या बताया था. सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं. तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन एटम्स को चेक करते हैं. हाइड्रोजन एटम्स जो हमारे हैं, हाइड्रोजन एटम्स जो हैं यहाँ एक हाइड्रोजन एटम नज़र आ रहा है रिएक्टेंट साइड में. यहाँ पर मुझे 2 नज़र आ रहे हैं क्योंकि होल ट्वाइस है. तो 2 और 1 कितने होगा? हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितने हैं? यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन हैं. तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगा. कैसे? देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं और यहाँ तो 2 हैं ही पहले से. अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, आगे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा. HNO3 के आगे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. 2 लगाने से क्या फ़ायदा हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4 हो गए. ओके, और यहाँ तो 4 हैं. यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मैं क्या लगाऊंगा? 2 लगा दूंगा. H2O के आगे क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा. तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे. तो 2 2 4 हो गए. देखिए H2 है ना, H2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन 4 हो गए. अब देखिए मैंने HNO3 के आगे 2 लगाया तो नाइट्रोजन भी डबल हो गया.
तो नाइट्रोजन यहाँ तो डबल ही है, देखिए नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन तो 2 ही है यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन अब देखो 2 हो गए, बिकॉज मैंने HNO3 के आगे 2 लगा दिया। ऑक्सीजन एटम्स को देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम देखो, यहाँ पर O3 है और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और ये होल ट्वाइस में 2 है तो 8 है टोटल, 6 और 2 कितने होते हैं 8। यहाँ पर भी देखो, यहाँ 2 लगा दिया हमने तो ऑक्सीजन डबल हो गए, और यहाँ पर 2 3 जा 6 तो 6 और 2 8, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी। देखिए 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस इक्वल्स टू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ये फाइनल हमारी इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर हमने इस HNO3 के आगे 2 लगा दिया, H2O के आगे 2 लगा दिया, बस यही चेंज हुआ और पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम इक्वेशन को क्या करते हैं। और देखिए कैल्शियम तो हम भूल ही गए, कैल्शियम तो पहले से ही बैलेंस है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड में भी कैल्शियम 1 है, दोनों तरफ कैल्शियम कितना है 1 और 1 है, तो उसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, कैल्शियम को हमने छेड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस किया, नाइट्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया, और पूरी रिएक्शन क्या हो गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ओके, इसी तरह आप BaCl2 और H2SO4 को भी बैलेंस करके देखिएगा, बहुत ही ईजी तरीका है। मैंने एक आपको करके बताया है क्योंकि एक्चुअली ये होमवर्क था, तो मैंने आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया। बच्चों को ज़्यादातर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी सब तो बच्चों से हो गए थे, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी तो मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया है। फिर भी आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि ये बैलेंस, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है सी को। ये इसका सॉल्यूशन मैंने सेकंड सेशन में करा दिया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। BaCl2 वाला जो है इसको आप करके देखिएगा, बहुत ही इजी तरीका है, आपको बस हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना है। यहाँ पर अगर आप 2 लगा दोगे तो क्लोरीन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, और सल्फ़र को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बस HCl के आगे क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। देखो HCl के आगे 2 लगाने से क्या हो गया, हाइड्रोजन डबल हो गया, और यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही है, क्लोरीन भी डबल हो गया, और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, तो पूरी इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन बैलेंस है ही 4-4, सल्फर दोनों तरफ एक ही है, बेरियम भी दोनों तरफ एक ही है, तो ये 2 लगा दो बच्चा HCl के आगे, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हमने बैलेंसिंग सीख ली है। अब देखिए जितनी हो सके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो NCERT का है वो भी आप ट्राई कीजिएगा, उसमें आपको यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस को पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, एक वर्ड फॉर्म में पूरा का पूरा उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये पूरा इक्वेशन का आपको नाम दे रखा है, उसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो नहीं दे रखा होगा, तो इसको केमिकल फार्मूले में चेंज करके आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इसका तरीका भी मैं बता दूंगा, बहुत इजी है, ठीक है, आप कैसे फॉर्मूला बना सकते हो नाम पढ़ के, तो उसका भी तरीका हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस सेशन में अभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन जब भी जो भी हमारा लास्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको वो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो आज हम देर ना करते हुए सेशन 3 को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़नी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो केमिकल देखो, सबसे पहले हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्या कहते हैं, बिन बुझा हुआ चूना, या जिसे क्विक लाइम इंग्लिश में कहते हैं। क्विक लाइम की वाटर के साथ रिएक्शन है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यानी कि स्लेक्ड लाइम बन रहा है। ओके, तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। इस रिएक्शन में आप देखा कि जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। ओके, तो ऐसी बहुत सारे रिएक्शंस है, जैसे ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम किससे रिएक्शन कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं एक और रिएक्शन है सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम क्योंकि पोटेशियम के बाद एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, एक बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु है सोडियम, तो ये HCl के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, NaCl बनाता है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। तो ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और ये अलग अलग टाइप्स की होती हैं। कुछ रिएक्शंस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो बनना है, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है, इसमें हीट रिलीज होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज हो, और कुछ रिएक्शंस में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, वो रिएक्शंस कहलाती हैं
एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहली जो फर्स्ट टाइप आ रहा है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलके एक पदार्थ एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे यहाँ इसकी फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, ये एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अभी देखिए इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक लाइम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके स्लेक्ड लाइम बना रहा है। क्विक लाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, बिना भुजा हुआ चूना। और स्लेक्ड लाइम जो कि वाइट वॉश में यूज़ होता है, CaOH होल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे भुजा हुआ चूना कहते हैं, जिसको वाइट वॉश में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट, ये डेल्टा, यहाँ पर प्लस डेल्टा का क्या मतलब है, हीट रिलीज हो रही है। तो एक तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन मैंने आपको अभी बताई भी थी इंट्रोडक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, वाइट कलर का, टोटल वाइट हो जाता है, पूरा का पूरा वाइट हो जाता है, और थोड़ा सा वाटर बीच में क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा बच जाता है वाटर, बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा का पूरा फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। ओके, और हीट रिलीज होती है। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे स्लेक्ड लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको वाइट वॉश में यूज़ करते हैं। अब एयर में क्या होता है, जब हम इसको दीवारों में लगाते हैं तो ये धीरे धीरे एयर में जो CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उससे रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ मिलके कंबाइन करके CaCO3 बनाता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि दीवारों को एक शाइनी फिनिश देता है। हम देख सकते हैं जब भी हम पेंट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, स्लेक्ड लाइम से, जो वाइट वॉशिंग हम करते हैं, तो हम देख सकते हैं दीवारें एकदम शाइन करने लगती हैं। तो शाइन कब करती हैं, जब वो CO2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे रिएक्ट करता है। तो 2 या 3 दिन में, पेंट करने के 2 या 3 दिन बाद, जब कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बनती है, तो वो क्या देती है, दीवारों को एक शाइनी फिनिश, एक चमकदार फिनिश देती है। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो वाइट वॉश करने के 2 या 3 डेज बाद क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनाता है, जो कि शाइनी फिनिश देती हैं किसको, दीवारों को। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जो कि क्या बनाता है, वाटर बनाता है। सिंपल सा हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और एक लिक्विड फॉर्म में वो वाटर को फॉर्म करती है। H2 हमारा वाटर होता है। इस रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करा सकते हम, जनरली लेबोरेटरी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम रिएक्शन कराएं, उसके लिए हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, उनको एक आयनन ऊर्जा देनी पड़ती है। और ये रिएक्शन बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। अगर H2O बनता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही फ्लेमेबल गैसेस हैं, और ये जब रिएक्शन करती हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव और बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी ये रिएक्शन हो सकती है वाटर बनने की। ओके, तो जनरली हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके वाटर नहीं बना सकते, उसके लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए हमें। साथ ही साथ जब ये रिएक्शन होगी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट जनरेट होगी, जो कि एक एक्सप्लोजन क्रिएट करेगी। ओके, तो इस जनरली लेबोरेटरी में ये रिएक्शन नहीं की जा सकती। इसके लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करा जाता है, और उस एनर्जी से, जो एनर्जी वहाँ से निकलती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम वाटर को बना सकते हैं विदाउट एनी डैमेज। ओके, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, हम यहाँ पर उसको स्टडी नहीं करेंगे। ओके, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा आगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो स्पेस शटल आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पर नासा का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच में स्पेस शटल है जिसे ऑर्बिटर कहते हैं, और इसके जो दोनों साइड में सॉलिड SRBs लगे हुए हैं, मतलब सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे हुए हैं।
और एक एक्सटर्नल टैंक आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, ये आपने देखा होगा, जो कि 120 किलोमीटर ऊपर जब ये ऊपर जाता है, शटल पूरा का पूरा जब 120 किलोमीटर की ऊंचाई तय कर लेता है, तब ये एक्सटर्नल टैंक अपने आप अलग हो जाता है शटल से, और शटल जो होता है वो पृथ्वी से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, तो ये क्या करता है, इस एक्सटर्नल टैंक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखा जाता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, यानी कितनी होती है इसमें, 5,35,000 गैलन्स ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन इन सुपर कोल्ड स्टेट, यानी कि सबसे ज़्यादा बहुत ठंडी लिक्विड हाइड्रोजन और बहुत ठंडी लिक्विड ऑक्सीजन को मिक्स करके इस टैंक में रखा जाता है। वैसे इस टैंक के दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड हाइड्रोजन का होता है और लिक्विड ऑक्सीजन का होता है। इसका वर्क क्या होता है, जब ये शटल ऊपर जाता है तो इसके जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले देख सकते हैं, ये अलग हो जाते हैं। तो मेन इंजन्स को ये फ्यूल सप्लाई करता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये आपको पता है बहुत ही एक अच्छा फ्यूल है किसी भी शटल के लिए। और यही क्या करते हैं, इस ऑर्बिटर को पृथ्वी से बाहर जाने के लिए तैयार करते हैं, और पृथ्वी में बाहर जाने के लिए अपने ऑर्बिट में एस्टेब्लिश होने के लिए इसको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल टैंक का वर्क क्या होता है कि ये फ्यूल सप्लाई करता है। जब इसके SRBs अलग हो जाते हैं, जब सॉलिड रॉकेट बूस्टर अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर बताने का बस यही मकसद था कि एक्सटर्नल टैंक जो आप देखते हो एक स्पेस शटल में जो उसके साथ लगा रहता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में सुपर कोल्ड स्टेट में रखा जाता है। ओके, और ये मेन इंजन्स को फ्यूल सप्लाई करता है जब SRBs अलग हो जाते हैं। तो अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। सेकंड हमारी जो रिएक्शन है वो विघटन अभिक्रिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें एक रिएक्टेंट होता है वो दो में ब्रेक होता है। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे ना, तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट्स में या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक नवीन छोटे उत्पादों में टूट जाता है विघटन अभिक्रिया कहलाती है। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो लाइमस्टोन है, CaCO3 चूना पत्थर जिसे कहते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्विक लाइम यानी कि बिना बुझा हुआ चूना बनाता है, क्विक लाइम बनाता है, CaO बनाता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सिंगल हमारा जो CaCO3 है कि CaO और CO2 में क्या हो रहा है, टूट रहा है। CaCO3 किस में टूट रहा है, CaO और CO2 में टूट रहा है। तो ये रिएक्शन हम कह सकते हैं कौन सी रिएक्शन है, विघटन अभिक्रिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। लाइमस्टोन किस में टूट गया, क्विक लाइम में और CO2 में टूट गया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जनरली प्लस H2O नहीं लिखते हैं, जनरली इसमें क्या होता है एरो के ऊपर H2O लिख देते हैं ताकि पता लगे कि ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, वाटर मीडियम में हो रही है। और रिएक्शन एक्चुअली किसी ना किसी की प्रेजेंस में तो होती है, चाहे वो वाटर की प्रेजेंस में हो चाहे वो हीट की प्रेजेंस में हो, तो प्रेजेंस जरूरी होता है। ओके, तो CaCO3 जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। वाटर मीडियम में CaCO3 को अगर अपन डालें तो ये टूट जाएगा CaO और CO2 में। तो ये एक तरह से डीकम्पोजिशन यानी विघटन अभिक्रिया है। ओके, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइमस्टोन है, दोनों लगभग सेम ही नज़र आते हैं। ये चूना है, आप देख सकते हैं चूना हमारा CaO। ओके, और जो CaCO ये चूना पत्थर होता है। ठीक है, दोनों ही सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है, थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन दोनों का अलग अलग है। इसमें कार्बोनेट है और इसमें ओनली ऑक्सीजन, इसका जी ये क्या है, कैल्शियम का ऑक्साइड है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक बहुत ही आपकी जो NCERT का एग्जांपल दे रखा है, फेरस सल्फेट किस में टूट रहा है, हीट की प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड में टूट रहा है। सल्फर ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और सल्फर SO3, ठीक है, गैसीय स्टेट सल्फर डाइऑक्साइड की, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दो बना रहा है। यहाँ पर SO2 और SO3 यहाँ पर फॉर्म हो रहा है फेरिक ऑक्साइड के साथ। देख सकते हैं फेरस सल्फेट सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। तो देखिए किसी ना किसी की प्रेजेंस जरूरी होती है, किसी भी रिएक्शन, किसी भी एक सिंगल रिएक्टेंट को सिंपलर प्रोडक्ट्स में, एक अभिकारक को नवीन छोटे उत्पादों में टूटने के लिए हीट की भी ज़रूरत हो सकती है, प्रकाश की भी ज़रूरत हो सकती है। कुछ रिएक्शंस प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं और कुछ रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में होती हैं। कुछ रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो उसके लिए उसके हिसाब से हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को, विघटन अभिक्रियाओं को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है विद्युत अपघटन अभिक्रिया,
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड है थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय विघटन, और थर्ड है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोलाइटिक मैंने आपको शुरू में बताया था, सेशन 1 में बताया था कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है उसमें हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। वाटर में कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, यानी H2O किस में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई है, तो ये विद्युत अपघटन है, विद्युत यहाँ पर सप्लाई की गई है, विद्युत धारा यहाँ पर सप्लाई की गई है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी विद्युत अपघटन अभिक्रिया है या विद्युत विघटन अभिक्रिया है। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, तापीय विघटन अभिक्रिया है, इसमें हीट देनी पड़ती है। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है हमारा FeOH होल थ्राइस, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और वाटर में टूट रहा है, तो किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, हीट की प्रेजेंस में। और ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है, लेड नाइट्रेट किस में टूट रहा है, लेड ऑक्साइड में, हीट की प्रेजेंस में, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर रहा है। डिकम्पोजिशन कौन सा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, मतलब प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें देख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका, जब इसको प्रकाश दिया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर में क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ लग जाती हैं क्लोरीन की और ब्रोमीन की। जब ये ब्रोमीन की इम्प्योरिटी लगती है इस पर तो सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है, तो उससे सिल्वर को अलग कैसे किया जाता है, इसमें प्रकाश डाला जाता है इसके ऊपर। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उस पर अगर आप प्रकाश को डालोगे, लाइट को डालोगे, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। उसी तरह AgCl जो है हमारा, उसमें सनलाइट को आप डालोगे, प्रकाश को डालोगे, तो वो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी और नीचे जो बच जाएगा वो सिल्वर होगा। तो एक तरह से इसमें हम सिल्वर का जो प्योरिफिकेशन होता है उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ दे रखी हैं NCERT में। आपकी जो ये एक्टिविटी 1.7 है और 1.8 है। 1.8 आपने देख लिया, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है, चाइना डिश की एक बर्तन में रखा हुआ है। सनलाइट जब इस पर डालते हैं तो ये किस में टूटता है, सिल्वर में, और क्लोरीन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। मतलब जब भी हम सनलाइट डालेंगे तो इसमें क्लोरीन गैस जो होगी, क्लोरीन की जो लेयर होगी वो अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है यहाँ पर, और जो बच जाता है वो हमारा चांदी होता है, सिल्वर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिएक्शन है, यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है कि एक तरह से एक बीकर लेना है, एक बीकर में आपको नीचे छेद कर देने हैं और वहाँ पर आपको रबर स्टॉपर लगा के 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। ग्रेफाइट रॉड आप ले सकते हो, ठीक है, ये ग्रेफाइट्स की रॉड है। ग्रेफाइट रॉड होती हैं, आपका जो सेल होता है, जो बैटरी होती है, सेल जिसे हम कहते हैं, उसको उसके अंदर ग्रेफाइट की रॉड होती है, कार्बन की रॉड होती है, उसको हम एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें इस तरह से सेटअप कर देना है और यहाँ पर हमें 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देना है। प्लस वाला हिस्सा होगा वो एनोड कहलाएगा, जो नेगेटिव हिस्सा होगा वो कैथोड कहलाएगा। वाटर में थोड़ा सा हमें H2SO4 डाल देना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि वाटर में थोड़ा सा क्या डाल देना है, H2SO4 डाल दो, ठीक है। और उसके बाद जब आप बैटरी को ऑन करोगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाएगा और एनोड की तरफ हमारी ऑक्सीजन बनेगी और कैथोड की तरफ हाइड्रोजन बनेगी। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेंगी तो कैसे पता चलेगा, तो उसका चेक क्या है, इसमें ये कहा गया है टेस्ट दीज गैसेज 1 by 1। तो कैसे करते हैं, और ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल। तो क्या करना है, देखिए हाइड्रोजन का चेक करना बहुत ईजी है। बर्निंग कैंडल को जब हम हाइड्रोजन यानी कि जब हम कैथोड की तरफ ले जाएंगे तो बर्निंग कैंडल जो जलती हुई जो मोमबत्ती होगी, इसमें पॉप साउंड्स के साथ वो जलने लगेगी। जैसे ही हम ये जो हमारा कैथोड है, कैथोड में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ना, जब हम कैथोड की टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे तो वहाँ से जब हम कैंडल को उसके पास रखेंगे तो कैंडल जो होगी वो पॉप साउंड के साथ क्या करना स्टार्ट कर देगी, बर्न करना स्टार्ट कर देगी। तो हाइड्रोजन का टेस्ट यही है कि जब भी हम बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के साथ पास ले जाएं और अगर वो पॉप साउंड के साथ जलने लगे तो वहाँ पर हम मान सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या हो गई है, रिलीज़ हो गई है। तो इससे पता चल जाता है कि वहाँ पर कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलती है। ऑक्सीजन जो होती है इसमें क्या करना है, आपको कैंडल को बुझा देना है। थोड़ा सा इसका जो जलता हुआ हिस्सा होता है, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा जो उसकी मोमबत्ती होती है उसको आपको थोड़ा सा जलता हुआ रखना है, ठीक है। और उसको आपको ऑक्सीजन के जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास ले जाना है। अगर वो फिर से रीइग्नाइट हो जाती है, फिर से जलने लगती है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करती है,
जलने में किसी भी चीज़ को अगर हमें जलाना है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या क्या चाहिए, जो फायर ट्रायंगल होता है, फायर ट्रायंगल में हमें वो सब्सटेंस चाहिए होता है जो जल रहा है। फिर हमें क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी फायर एजेंट चाहिए होता है। और थर्ड हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। पूरा ट्रायंगल जब कंप्लीट होता है तब जाके फायर बनती है और वो जो सब्सटेंस होता है वो जलने लगता है। तो ये है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टेस्ट, जो कि एक्टिविटी नंबर 1.7 में यहाँ पर बताया हुआ है। 1.8 मैंने आपको बताई दी एक्टिविटी। ओके, इसके बाद देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4 टाइप की रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स में आप देख सकते हैं एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या करता है, एक तत्व दूसरे तत्व को, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा और नया पदार्थ बनाएगा, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और फेरस सल्फेट फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर कॉपर अलग हो गया है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है। इसमें आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेस रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव, इसकी एक पूरी सीरीज दे रखी है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव्स में कौन से आ रहे हैं, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। सोडियम तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मतलब कि बहुत खतरनाक, जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है वो जलने लगता है। ओके, पटाखों की तरह फूटने लगेगा। जैसे आप पानी के अंदर सोडियम डालोगे तो वो पटाखों की तरह फूटने लगेगा। पोटेशियम जो है वो तो एयर से रिएक्ट कर ले जाता है। एयर, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ गया पोटेशियम तो वो जलने लगेगा। ओके, तो ये मोस्ट रिएक्टिव क्या होते हैं, मेटल्स होती है हमारी, पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम को कैरोसिन में डुबा के रखा जाता है क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने पर वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। और सोडियम को पानी से दूर रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो होता है वो पानी के कांटेक्ट में आने के जलने लगता है, फूटने लगता है। ओके, उसके बाद देखते हैं लेस रिएक्टिव में हमारे जो नोबल मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिव होती हैं। कॉपर भी हमारा बहुत ही कम रिएक्टिव है, मतलब ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता। मतलब हम कह सकते हैं नोबल मेटल्स के बाद जो रिएक्टिव है वो कॉपर ही है। तो नोबल मेटल्स तो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं करती हैं। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम ये ज्वेलरी मेटल्स होती हैं, इनको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम को, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्शन करती हैं, तो इनके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम के। अब देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये जो एग्जांपल्स है, यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया और आयरन ने अपनी जगह बना ली। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं कॉपर तो एकदम नीचे है और आयरन एकदम ऊपर ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेड है, टिन है, आयरन। देखो आयरन कॉपर से ऊपर आ रहा है, तो कॉपर क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर हाईली रिएक्टिव है, जबकि आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को डिस्प्लेस कर देता है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है। कॉपर को अलग कर दिया और जिंक ने अपनी जगह बना ली, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गई, अलग हो गई सॉलिड फॉर्म में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वहां पर क्या हो रहा था, तत्वों का विस्थापन हो रहा था। हाईली रिएक्टिव तत्व लेस रिएक्टिव तत्व को विस्थापित कर रहा था डिस्प्लेसमेंट में। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में मिल जाते हैं और एक नया पदार्थ, नए तत्वों का निर्माण करते हैं। वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो KBr, ये क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। KBr क्या कहलाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या कर रहा है, क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड में जो पोटेशियम होता है ना हमारा, पोटेशियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पोटेशियम हमारा पॉजिटिव आयन है, क्योंकि मेटल है तो पॉजिटिव ही होगा। ब्रोमीन हमारा नेगेटिव है और सिल्वर पॉजिटिव है और नाइट्रेट जो NO3 है ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये पोटेशियम जो है वो NO3 के साथ मिलके KNO3 बना लेता है। पोटेशियम पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है, आपस में मिलके क्या बना लिए, KNO3 बना लिए। और AgBr पॉजिटिव है और Ag सिल्वर पॉजिटिव है और ब्रोमीन जो है वो नेगेटिव है, तो दोनों ने मिलके क्या बना लिया, AgBr बना लिया। तो यहाँ देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पोटेशियम किससे मिलके बन गया, NO3 से मिल गया
और ब्रोमीन किससे मिल गया, सिल्वर से मिल गया। तो यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट आयंस के डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में डिस्प्लेस होके आपस में मिलके क्या बना लिया, नए पदार्थों का निर्माण कर लिया। KBr में से पोटेशियम अलग हो गया और उसने NO3 से संधि कर ली, NO3 से मिल गया। AgNO3 में Ag अलग हो गया और उसने ब्रोमीन से संधि कर ली, वो ब्रोमीन से मिल गया। तो यहाँ पर आयंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इससे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे आप देख सकते हैं HCl और NaOH है, NaCl और H2O बना रहा है। हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव होता है, क्लोरीन हमारा नेगेटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो नेगेटिव होता है हमारा। हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव होता है, OH में नेगेटिव होता है। तो OH किससे मिल गया, H से मिल गया और वाटर बना लिया। Na तो Cl से मिलकर नमक बना लिया हमारा, कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपकी बुक में भी एग्जांपल दे रखा है कि सोडियम सल्फेट जब बैरियम क्लोराइड से मिलता है तो बैरियम सल्फेट बनाता है और सोडियम क्लोराइड को बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरियम सल्फेट जो है वो अवक्षेप कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है। मैंने आपको बताया था सेशन 1 में कि प्रेसिपिटेट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये केमिकल रिएक्शन की एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखी जाती है। जब ये एक नया पदार्थ बनता है तो उसका एक अवक्षेप नीचे जमा हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी सोडियम सल्फेट जब बैरियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है तो नीचे BaSO4 बच गया है, तो जो बचा हुआ होता है उसे अवक्षेप कहा जाता है, प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है उसमें प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया या अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ओके। तो लास्ट हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये मैंने आपको बता दिए हैं। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्सन डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी हमारा स्लेक्ड लाइम बुझा हुआ चूना बनाता है और हीट प्लस डेल्टा का क्या मतलब है, हीट रिलीज हो रही है। CH4 जो हमारी नेचुरल गैस होती है, नेचुरल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की रिएक्शन है ये। जब CH4 ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है मतलब बर्न होती है, CO2 बनाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर बन रहा है और साथ ही साथ हमारा हीट प्लस डेल्टा यानी हीट भी इसमें रिलीज होती है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें हीट रिलीज होती है। ओके, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाए, जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो जाए, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जब हम जलाते हैं तो कोयला हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जलने लगता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हीट को उसने एब्जॉर्ब किया है, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक तरह से हम कह सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं N2+O2 जो है हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 2NO बनाती हैं, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रही है और इसमें भी क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है, इसमें हीट देनी पड़ती है तभी जाके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं। जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करते हैं, इनको हीट की ज़रूरत होती है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे बर्फ़ पिघल रही है तो बर्फ़ का पिघलना भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, बर्फ़ का पिघलना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे पानी ठंडा है, ठंडे से वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ठंडे पानी का गर्म होना भी एक तरह से एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें हीट को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जबकि जैसे आप देख सकते हो किसी भी चीज़ में हीट अगर रिलीज़ होती है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन थी जिसमें भी हीट रिलीज़ हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जहाँ पर भी रिएक्शन चल रही है एक्सोथर्मिक, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से सबसे ज़्यादा रहेगा। सराउंडिंग मतलब जो वातावरण होता है उससे ज़्यादा रहेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर जो होता है वो सराउंडिंग से ज़्यादा रहता है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर सराउंडिंग से कम रहता है। ओके, क्योंकि वहाँ पर हीट को क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, तो ये थी हमारे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज का होमवर्क क्या है आपका, कि आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डिफरेंस लिख के देने हैं। मिनिमम आपको 5 डिफरेंस लिखने हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। जितने भी रिएक्शंस के आप एग्जांपल देना चाहें दे सकते हैं, और इसके बीच में आपको लगभग 5 डिफरेंस लिख के देने हैं। ओके,
यहाँ पर मैंने आपको 4 या 5 तो बता ही दिए हैं, तो वो सुन के आप लिख सकते हो आराम से, या कहीं से भी कोई भी आपकी अगर रिफ्रेशर है, कोई भी हेल्पिंग बुक है, वहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये रहेगा कि आप खुद अपने मन से लिखें। अगर आपको जितना भी समझ में आया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, तो उनके आप 5 डिफरेंस लिख के आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ओके। जो भी अभी सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो वो व्हाट्सएप पे मुझे अपना मैसेज कर सकते हैं, होमवर्क सेंड कर सकते हैं, जैसे वो जनरली सेंड करते हैं मेरे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन में से स्टडी कर रहे हैं। और जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और साथ में मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं ईमेल के थ्रू, ओके। तो आज हमने ये सेशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट सेशन जो वो अभी स्टार्ट हो जाएगा, जो भी मेरे स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए तो ये सेशन अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। और बाकी जो यूट्यूब में जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो 2 या 3 दिन में वो वीडियो, या मैं आज अगर ये वीडियो अपलोड हो जाता है तो उसके बाद कल या परसों तक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ओके। तो सेशंस जितने भी हैं आप देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि आप जो भी न्यू वीडियोस में अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।